तो आज हम इसी एग्जैक्ट मुद्दे पर एक डीप डाइव करने वाले हैं, लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज पर। हाँ, और आज का हमारा जो मिशन है ना, वो ये समझना है कि आखिर सत्ता को या पावर को दिल्ली और स्टेट कैपिटल्स के बाबुओं से निकालकर सीधे गांव के सरपंच या शहर के वार्ड मेंबर तक कैसे और क्यों पहुंचाया गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल, ये मुद्दा सच में डेमोक्रेसी के सबसे कोर आइडिया को टच करता है, क्योंकि ये जो दूरी है ना एक कैपिटल सिटी और एक दूर के गांव के बीच, ये दूरी सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल दूरी भी होती है। मतलब मनोवैज्ञानिक दूरी। राइट। अब इमेजिन करो मुंबई में बैठा हुआ एक बहुत ही अमीर विधायक है, उसके लिए 950 किलोमीटर दूर गोंदिया में पड़ा हुआ सूखा शायद एक फाइल में दबा हुआ सिर्फ एक डेटा पॉइंट होगा। सही बात है। लेकिन गोंदिया के उस सरपंच के लिए वो सूखा एक लाइव डिजास्टर है, उसे खुद उस सूखे का सामना हर रोज करना पड़ता है। तो जब प्रॉब्लम आपकी अपनी होती है ना, तो उसको सॉल्व करने का जो मोटिवेशन लेवल होता है, वो किसी दूर बैठे अफसर से 1000 गुना ज्यादा होता है। बिल्कुल। और इसीलिए पॉलिसी मेकर्स को समझ आया कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण कोई चॉइस नहीं है, ये एक मजबूरी है। ये बात सुनने में बहुत लॉजिकल लगती है, पर मुझे एक हिस्ट्री का टाइमलाइन हमेशा कंफ्यूज करता है। जब संविधान बना तो आर्टिकल 40 में साफ लिखा था कि पंचायतें बननी चाहिए। फिर अचानक हमें पावर सच में डिसेंट्रलाइज करने का ख्याल 1993 में क्यों आया? मतलब बीच के 40 साल क्या चल रहा था? देखो, ऐसा नहीं था कि आजादी के बाद कुछ नहीं हुआ। कोशिश तो 1952 में ही शुरू हो गई थी, जब देश में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी सीडीपी लाया गया था। पर वो बुरी तरह फेल हो गया। अरे वेट, 1952 में? तो एक पूरे देश का इतना बड़ा प्रोग्राम फ्लॉप क्यों हो गया? इंटेंशन तो वही था ना कि विकास करना है। इंटेंशन जरूर वही था, पर उसको लागू करने का अप्रोच बिल्कुल गलत था। वो पूरा का पूरा प्रोग्राम ब्यूरोक्रेट लेड था। अच्छा, मतलब ऑफिसर्स चला रहे थे। एग्जैक्टली। मतलब ऊपर पहले अधिकारी तय कर रहे थे कि गांव वालों के लिए क्या अच्छा है। पब्लिक का उसमें कोई एक्चुअल पार्टिसिपेशन था ही नहीं। इसे टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। बिना जनता की भागीदारी के आप ऐसा प्रोग्राम नहीं चला सकते। ओह, तो हमने रियलिटी चेक किए बिना बस ऊपर से ऑर्डर्स पास करने शुरू कर दिए थे। हाँ, फिर इस गलती को सुधारने के लिए कई कमेटीज बनी। सबसे पहले 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी आई। उन्होंने ही सबसे पहले 3 टियर स्ट्रक्चर की सिफारिश की थी। और राजस्थान इसे लागू करने वाला पहला स्टेट बना था 1959 में, है ना? बिल्कुल सही। फिर 1977 में अशोक मेहता कमेटी आई, जिसने 2 टियर स्ट्रक्चर सजेस्ट किया और पार्टी पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करने की बात की। पर इन सब कमिटीज के बाद भी एक्चुअल पावर ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि पावर एक ऐसी चीज है जो कोई खुशी खुशी नहीं छोड़ना चाहता। स्टेट गवर्नमेंट्स और उनके ऑफिसर्स को लगता था कि पावर नीचे दे दी तो उनकी अपनी अहमियत कम हो जाएगी। वाओ, मतलब सत्ता कोई छोड़ना नहीं चाहता था। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि इस ताले को तोड़ने का काम 1986 में एलएम सिंघवी कमेटी ने किया। उन्होंने साफ कहा कि बिना संवैधानिक दबाव के असली सत्ता का हस्तांतरण संभव ही नहीं है। आपको इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना ही होगा। मतलब जब तक संविधान का डंडा नहीं पड़ेगा, कोई अपनी पावर शेयर नहीं करेगा। हाँ, एकदम सही पकड़ा। और इसी का नतीजा था कि 24 अप्रैल 1993 को आखिरकार 73rd संशोधन लागू हुआ, जिसे हम आज पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कीवर्ड था पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये जो 73rd अमेंडमेंट का ढांचा है ग्रामीण इलाकों के लिए, ये ग्राउंड पर दिखता कैसा है? इस स्ट्रक्चर को आप एक पिरामिड की तरह देख सकते हैं। सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है जिला परिषद, उसके नीचे ब्लॉक लेवल पर होती है पंचायत समिति और सबसे नीचे गांव के लेवल पर होती है ग्राम पंचायत। और इसका फाउंडेशन क्या है? इसके बेस में होती है ग्राम सभा, आर्टिकल 243A के तहत। इसमें गांव के वो सभी लोग शामिल होते हैं जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। वेट, मतलब सिर्फ चुने हुए नेता नहीं, गांव का हर वो इंसान जो वोट दे सकता है वो इसका डायरेक्ट हिस्सा है। हाँ, यही तो असली डेमोक्रेसी है। अब चुनाव की बात करें तो इन तीनों लेवल्स की जो पंचायतें हैं, उनके सभी मेंबर्स का चुनाव डायरेक्ट होता है। जनता सीधे वोट करती है। ओके, मेंबर्स डायरेक्ट चुने जाते हैं। और चेयरपर्सन का क्या? पंचायत समिति और जिला परिषद की चेयरपर्सन का चुनाव इनडायरेक्ट होता है। मतलब चुने हुए मेंबर्स अपने बीच से किसी एक को चुनते हैं। और सबसे नीचे जो ग्राम पंचायत का सरपंच होता है, हाँ। उसका चुनाव कैसे होता है? सरपंच का चुनाव कैसे होगा, ये डिसाइड करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ दिया गया है। समझ गए। पर यहाँ एक सवाल है। मैंने पढ़ा है कि ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सांसदों और विधायकों को भी वोटिंग का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 243C में। हाँ, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप जोन भी है। तो अगर ये पूरा ढांचा लोकल लोगों को पावर देने के लिए बनाया गया था, तो वापस से एमपी और एमएलए को इसमें क्यों घुसाया गया? क्या ये वापस उसी सेंट्रलाइज्ड मानसिकता को नहीं ले आता? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। कई लोग इसका विरोध भी करते हैं, पर गवर्नमेंट का लॉजिक ये था कि स्टेट और लोकल लेवल के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि बड़ी स्कीम्स को सही से लागू किया जा सके। हालांकि इससे लोकल लीडर्स की आवाज दबने का खतरा तो रहता ही है। मतलब कोऑर्डिनेशन के नाम पर थोड़ा कंट्रोल तो रखा ही है। और हाँ, एक और एक्सेप्शन है ना, कि अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, तो वो बीच वाला ब्लॉक लेवल स्किप कर सकते हैं। बिल्कुल। अब इनके कार्यकाल पर आते हैं। इनका नॉर्मल टर्म 5 साल का होता है,
पर अगर मान लो 3 साल बाद पंचायत भंग हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो क्या होगा? यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैं इसे फुटबॉल मैच के सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी से जोड़ती हूँ। अच्छा, कैसे? मतलब अगर कोई खिलाड़ी बीच गेम में घायल हो जाए और नया खिलाड़ी मैदान पर आए, तो वो केवल बचे हुए टाइम के लिए ही खेलता है। उसके लिए कोई नया मैच शुरू नहीं होता। पंचायत में भी ऐसा ही है ना? एग्जैक्टली जो नई पंचायत चुनकर आएगी वो पूरे 5 साल के लिए नहीं आएगी, वो सिर्फ रिमाइंडर टर्म के लिए, यानी बचे हुए 2 साल के लिए ही काम करेगी। राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। वहाँ प्रेसिडेंट पूरे 5 साल के लिए आता है। सही कहा। और एक और बात, अगर बचा हुआ टर्म 6 महीने से कम का है तो चुनाव करवाने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधे अगले टर्म के लिए चुनाव होंगे। ये बहुत प्रैक्टिकल है। और योग्यता के लिए मिनिमम एज 21 साल है। अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसने ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स को पूरी तरह बदल दिया, रिजर्वेशन। हाँ, रिजर्वेशन को 3 ब्लॉक्स में बांटा गया है। पहला ब्लॉक एससी और एसटी का है। उनके लिए पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में रिजर्वेशन मैंडेटरी है। और दूसरा ब्लॉक महिलाओं का है। बिल्कुल, कुल सीट्स का कम से कम 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए रिजर्व होना मैंडेटरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एससी और एसटी कोटे के अंदर भी लागू होता है। मतलब अगर एससी के लिए सीट्स रिजर्व्ड है तो उसमें भी महिलाओं का 1/3 हिस्सा फिक्स होगा। हाँ, और एग्जाम ट्रैप ये कि ये रिजर्वेशन सिर्फ मेंबर्स पर नहीं बल्कि चेयरपर्सन के पदों पर भी लागू होता है। वाओ, इसी चीज ने पेट्रियार्की को एक्चुअली में चैलेंज किया। मतलब गांव का लीडर भी लीगली एक महिला को ही बनना होगा। बिहार जैसे राज्यों ने तो इसे 50% तक कर दिया है। सही कहा। पर तीसरा ब्लॉक जो ओबीसी का है वो वॉलंटरी है, मतलब वो मैंडेटरी नहीं है, स्टेट की मर्जी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये हो गया 73rd अमेंडमेंट, जिसमें 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए। अब आते हैं 74th अमेंडमेंट पर, जो शहरों के लिए है, पार्ट 9A। हाँ, अब शहरों की प्रॉब्लम यह है कि वहाँ जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स बिल्कुल अलग होते हैं। वहाँ आप गांव की तरह पार्क में ग्राम सभा नहीं बुला सकते। तो शहरों में ढांचा कैसा है? यहाँ लेवल्स या टियर नहीं होते बल्कि अर्बन एरिया के 3 टाइप्स होते हैं। पहला है नगर पंचायत, जो एक ट्रांजिशनल एरिया है, मतलब जो जगह अभी गांव से शहर में बदल रही है। और दूसरा? दूसरा है नगर परिषद, जो छोटे शहरों के लिए होता है। और तीसरा है नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये बड़े शहरों के लिए होता है, जिसका हेड मेयर कहलाता है। पर ये डिसाइड कैसे होता है कि कौन सी जगह शहर बन गई है? क्या इसके लिए शहरों में लेवल्स के बजाय प्रकार क्यों रखे गए हैं? क्योंकि हर शहर की साइज और जरूरत अलग होती है, और शहर होने की डेफिनेशन बहुत क्लियर है। पॉपुलेशन 5000 से ज्यादा होनी चाहिए, डेंसिटी 400 से ज्यादा होनी चाहिए, और सबसे जरूरी बात, 75% पुरुष गैर कृषि कार्यों में शामिल होने चाहिए। वेट, ये 75% नॉन एग्रीकल्चर वाला रूल बड़ा लॉजिकल है। मतलब अगर इकोनॉमी बदल रही है, लोग खेती छोड़कर फैक्ट्री या सर्विस में जा रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतें भी तो बदलेंगी। एग्जैक्टली तब आपको पक्की सड़कें और सीवर सिस्टम चाहिए। ग्राम पंचायत वो हैंडल नहीं कर सकती। पर एक बड़े शहर में आम इंसान अपनी प्रॉब्लम लेकर मेयर के पास तो नहीं जा सकता ना? इसीलिए तो वार्ड कमिटीज बनाई जाती हैं। रूल ये है कि अगर पॉपुलेशन 3 लाख या उससे ज्यादा है तो वार्ड कमिटीज बनाना मैंडेटरी है। और 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं जो इनका अंडर आते हैं। यहाँ एक एग्जाम ट्रैप है। जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स और पोर्ट ट्रस्ट होते हैं, वो 74th अमेंडमेंट के तहत नहीं आते, वो सेंट्रल लॉज के अंडर काम करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हमने दोनों ढांचे देख लिए, पर इन दोनों को स्मूथली चलाने के लिए इलेक्शन कौन करवाएगा और पैसा कहाँ से आएगा? इसके लिए इंडिपेंडेंट मशीनरी बनाई गई। सबसे पहले है स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी एसईसी। पंचायत और नगर पालिका के इलेक्शंस यही करवाते हैं। और एसईसी को नियुक्त गवर्नर करता है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। इन्हें पद से हटाने का अधिकार गवर्नर के पास नहीं है। बिल्कुल, एससीसी को सिर्फ प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, जैसे हाईकोर्ट के जज को हटाया जाता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये एसईसी को स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिटिकल प्रेशर से बचाने का एक बहुत स्ट्रांग उपाय है। अगर सीएम उन्हें डरा सकता तो कभी फेयर इलेक्शन नहीं होते। सही बात है। और फाइनेंस का क्या? पैसों के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है। हर 5 साल में गवर्नर इसे नियुक्त करता है ताकि टैक्सेस का सही बंटवारा हो सके। और इन सब की प्लानिंग कैसे होती है? इसके लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी यानी डीपीसी होती है। ये पंचायत और नगर पालिका की योजनाओं को मिलाकर एक ड्राफ्ट तैयार करती है। पर ध्यान रहे, डीपीसी सिर्फ योजनाओं को कंसोलिडेट करती है, उन्हें लागू नहीं करती। और 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले महानगरों के लिए मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होती है। राइट। अब आखिरी और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर आते हैं। हमने पूरी डेमोक्रेटिक मशीनरी खड़ी कर ली, पर क्या ये पूरे इंडिया में समान रूप से लागू होती है? स्पेशल एरियाज के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची बनाई गई। तो 5वीं अनुसूची में क्या है? इसमें 10 स्टेट्स आते हैं ना? हाँ, प्रेसिडेंट इन क्षेत्रों की घोषणा करते हैं। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सीधे गवर्नर होता है, और यहाँ एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी टीएसी बनाई जाती है, जिसमें मैक्सिमम 20 मेंबर होते हैं और 3/4 एसटी विधायक होने चाहिए। पर टीएसी तो सिर्फ एडवाइजरी है ना? बिल्कुल, वो सिर्फ सलाह देती है। असली पावर तो 1996 के पेसा एक्ट ने दी। पेसा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। तो पेसा एक्ट करता क्या है? ये 5वीं अनुसूची वाले एरियाज की ग्राम सभा को एक्स्ट्रा पावर देता है। जमीन, शराब,
छोटे वन उत्पाद और माइनिंग जैसी चीजों पर ग्राम सभा का डायरेक्ट कंट्रोल आ जाता है। वाह, ये तो बहुत पावरफुल है। और छठी अनुसूची में क्या है? छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं, AMTM। और यहीं पर सबसे बड़ा एग्जाम ट्रैप है। लोग एम से मणिपुर समझ लेते हैं, जबकि मणिपुर छठी अनुसूची में शामिल नहीं है। बिल्कुल सही। छठी अनुसूची को स्टेट विद इन अ स्टेट कहा जाता है। यहाँ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी ADC होती है। तो इस सब का मतलब क्या है? 5वीं की टीएसी सिर्फ सलाह देती है और छठी की ADC को इतनी ज्यादा पावर क्यों दी गई? क्योंकि छठी अनुसूची वाले ट्राइब्स हिस्टोरिकली बाकी इंडिया से बहुत ज्यादा आइसोलेटेड थे। तो ADC के पास खुद कानून बनाने की, ग्राम न्यायालय चलाने की और टैक्स वसूलने तक की पावर होती है। संसद के कानून भी यहाँ सीधे लागू नहीं होते। ये सच में अमेजिंग है। मतलब कॉन्टेक्स्ट और हिस्ट्री को देखकर पॉलिसी बनाई गई। तो आज हमने 1952 की विफलता से सीखकर ग्राम सभा को मजबूत होते देखा, अर्बन और रूरल ढांचे समझे और ट्राइबल एरियाज की ऑटोनॉमी को डीकोड किया। हाँ, ये पूरी जर्नी दिखाती है कि असली डेमोक्रेसी ग्राउंड लेवल पर लोगों के हाथ में पावर देने से ही आती है। बिल्कुल। लेकिन इस टॉपिक को खत्म करने से पहले मैं लिसनर्स के लिए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ना चाहूंगी। बताइए। अगर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सच में इतना पावरफुल और सक्सेसफुल है, तो आज भी हमारे बहुत से मॉडर्न शहरों में सीधे वार्ड या मोहल्ला लेवल पर बजट तय करने का हक नागरिकों को क्यों नहीं है? ये सोचने वाली बात है। आपकी गली की सड़क कहाँ से बनेगी, इसके लिए फंड्स एक दूर बैठा कमिश्नर क्यों फाइनल करता है? क्या हम आज भी सत्ता को पूरी तरह से आम नागरिक के हाथ में छोड़ने से डरते हैं? इस विचार के साथ हम आज का डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचिएगा। अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ वापस आएंगे। तब तक कीप डाइविंग डीप।